नमस्कार, आप सबका दिशा एजुकेशन में स्वागत है। टॉपिक है हमारा कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। हिंदी में कहते हैं कारणीय तुलना अनुसंधान। कारणीय तुलना अनुसंधान, ये जो रिसर्चेस होती हैं इनके कई सारे नाम हैं और पहले उन नामों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके मीनिंग की तरफ आएंगे। ठीक है। इस रिसर्च को कर्लिंगर जो विद्वान है उन्होंने इनको एक दूसरे नाम से जाना है, बहुत पॉपुलर नाम है वो भी, और वो नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी होती है, एक नाम इसका ये भी है। मॉर्टन और मैक्स वेबर, इन्होंने इसको नाम दिया है हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, एक नाम इसका ये भी। ठीक है, नाम सब उसी के हैं। चैपलिन और ग्रीनवुड, चैपलिन एंड ग्रीनवुड, इन्होंने इसको जो नाम दिया है वो दिया है क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने नाम दिया है इसको। ठीक, तो ये इसके कुछ नाम हैं। कई बार इसको बैकवर्ड स्टडी भी कह देते हैं। बैकवर्ड स्टडी भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इनके नाम है। कोई भी नाम हो मतलब एक ही होता है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो। अब मैं इनमें से किसी भी नाम का यहां इस्तेमाल करूं। हाँ, एक और रहेगा डी अमेटो। डी अमेटो ने इनको कोरिलेशनल रिसर्च भी कहा है। कोरिलेशनल रिसर्च कह लीजिए। हालांकि कोरिलेशनल रिसर्च को हम पहले अलग तरीके से स्टडी कर चुके हैं, तो उसकी बात अलग, वो अलग। बैकवर्ड स्टडी कह लीजिए, क्वासी एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, एक्स पोस्ट फैक्टो कह लीजिए, या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कह लीजिए, एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। तो ये इसके नामों को लेकर के बात थी। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़े से और ये देखते हैं कि आखिर ये रिसर्च होती क्या है। ठीक, इन अनुसंधानों में दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की चर्चा के साथ साथ घटना की वर्तमान स्थिति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। दो चर होते हैं हमारे पास, एक घटित हो चुका होता है, एक वर्तमान में। तो दोनों का संबंध क्या है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और इस संबंध को हम जो अध्ययन करते हैं वो कारण के आधार पर भी कर लेते हैं कई बार, कि क्या वो इसका कारण है। जो अभी चर है, वर्तमान में जो चर है, उसका कारण कौन सा चर था पहले। ठीक है, तो इस तरीके से कोई काम हो चुका है पहले, कोई घटना घटित हो चुकी है, एक चर पहले घटित हो चुका है, उस चर के बाद में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है वो प्रभाव क्या उसी चर के परिणाम स्वरूप है। जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है। अब इसके लिए हम कैसे स्टडी करेंगे? हम उन लोगों को देखेंगे जिनको कैंसर, और फिर उनसे पूछेंगे कि भाई क्या आप सिगरेट पीते हैं, स्टडी करिए आप। यानी कि एक परिणाम है, एक चर है कैंसर और एक है सिगरेट। सिगरेट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कैंसर है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि क्या
जो कैंसर है उसका कारण सिगरेट है, तो हम कैंसर से सिगरेट की तरफ स्टडी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कारणों का पता लगाएंगे, प्रभाव से कारण की ओर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के अनुसंधानों में स्वतंत्र चर जो कि पूर्व में घटित हो चुका है और जिसमें मैनिपुलेशन भी पॉसिबल नहीं है, का अध्ययन आश्रित चर परिणाम जो अभी हो रहा है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन आप लोग देख लेते हैं, और वो डेफिनेशन है कर्लिंगर की, थोड़ी बड़ी सी है, लिखता हूं मैं उसको, आप देखिएगा क्या है, क्या कहते हैं कर्लिंगर। वो डेफिनेशन ये कहती है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में बी डिफाइंड एज दैट रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो research is defined as a research that, अब बात शुरू होती है असली, that research, that के बाद भी research, ex post facto research may be defined as that research in which, जिसमें, in which, एक ऐसे अनुसंधान के रूप में एक्स पोस्ट फैक्टो को परिभाषित किया जा सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, समझ जाइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों की बात करते हैं, have already occurred, have already occurred, ऐसे रिसर्च के रूप में एक्स पोस्ट फैक्टो को परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वतंत्र चर पहले ही घटित हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड, एंड इन विच researcher and in which researcher start with the observation, starts with the observation, start with the observation of dependent variable, of dependent variable और वेरिएबल्स, आश्रित चर के अवलोकन से अध्ययन को शुरू किया जाता है, वेरिएबल्स, देन ही स्टडीड, और ऊपर जाते हैं, देन ही स्टडीड the independent variable in respect to the independent variable in respect to their possible relation to and effect, their possible relation and effect on the dependent variables, on the dependent variable or variables। बहुत आसान बात है, वही बात लिखी है इन्होंने जैसे हम बात कर रहे थे। ये वो अनुसंधान होते हैं जिसमें स्वतंत्र चर पहले ही घटित हो चुका है,
और अनुसंधानकर्ता अध्ययन की शुरुआत डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्रभाव से शुरू करता है और स्वतंत्र चर के संबंध में उसके संबंध को या प्रभाव को खोजने की कोशिश करता है कि भाई ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना के पीछे क्या कारण था। जिन कारणों की खोज करने वाले जिस वर्तमान प्रभाव के आधार पर कारणों की जब खोज की जाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब खोज की जाती है, तो उसको हम घटनोत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो या कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के नाम से जानते। जैसा मैंने बताया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो कैंसर वाले आप देख लीजिए, या कोई घटना घटित हो गई, अर्थक्वेक आया कहीं पर या फ्लड आई, तो उसका प्रभाव जब देखेंगे कि भाई उसकी वजह से क्या क्या असर पड़े लोगों के जीवन पर। कोई भी चीज जो घटित हो चुकी है हमारे साथ, कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया या कोई और दुर्घटना हमारे साथ हुई, उसके प्रभाव जीवन पर क्या पड़े, तो कारणों को जब भी खोजा जाता है मानव जीवन के, तब हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की सहायता से आगे बढ़ते। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें, और अब हम देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं, चलिए इनको देखते हैं थोड़ा सा, इससे हमें इसका स्वरूप और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। पहली विशेषता इनकी क्या है कि इस तरीके के रिसर्चेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। देयर इज नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पहले ही घटित हो चुका है, वो हो चुका है मैनिपुलेशन संभव। ठीक है, अब दूसरी खास बात क्या है, इसका जो तरीका है, इसकी जो डिजाइन होती है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर इंडिपेंडेंट की खोज की जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ आईवी स्टार्ट्स इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट से शुरू करके फिर इंडिपेंडेंट तक जाते हैं। सामान्य अनुसंधानों में यह होता है कि इंडिपेंडेंट से हम डिपेंडेंट की तरफ आते हैं, पर इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप का है। क्यों? क्योंकि दो चीजें इसमें खास होती हैं। पहली बात होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं होता, और दूसरी वजह सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो होता है वो रैंडमाइजेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। ठीक, अब और क्या है इसकी नेक्स्ट विशेषता, आप देखिए इसमें सहगामी परिवर्तन के थ्रू हम स्टडी करते हैं। इस अनुसंधान में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है, स्टडी अबाउट फंक्शनल रिलेशन बिटवीन आईवी एंड ईवी। ठीक है, और देखते हैं कुछ और इसकी विशेषता एक दो। देखिए कौन कौन सी और विशेषताएं इसकी हो सकती हैं। बैकवर्ड स्टडीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीछे से शुरू करते हैं, और इसमें एक और खास बात होती है कि इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव अप्रोच। ठीक,
नेक्स्ट एक और लास्ट विशेषता इसमें लिखते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन सेल्फ सिलेक्शन। कैसे चुने जाते हैं भाई? जो उस प्रभाव से पीड़ित है उन्हीं को सैंपल में चुना जाता है। तो इकाइयां जो चुनी जाती हैं, जो सैंपल चुना जाता है, वो सेल्फ सिलेक्शन होता है। सैंपल इज सेल्फ सेलेक्टिंग, अपने आप चुन लिया जाता है वो जो पीड़ित होता है या जो उससे प्रभावित। ठीक है, अब एक मुद्दा और इसके साथ घटित हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई, वो होता है साहब कि एक्स पोस्ट फैक्टो या कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च जो होती है उसमें और जो नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, इसको और देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर होता है। तो जो विशेषताओं में बात हो रही थी वही अंतर होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बताए देता हूं कि क्या क्या अंतर। एक अंतर जिसको कहते हैं प्रोसीजरल डिफरेंस, वो ये होता है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के कॉजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कारणों की खोज करी जाती है। दूसरा, मैनिपुलेशन के बेस पे अंतर होता है कि एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है, पर एक्स पोस्ट फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। और क्या अंतर होता है? सिलेक्शन ऑफ द सैंपल का अंतर होता है। एक्सपेरिमेंट में रैंडमाइजेशन के थ्रू सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, पर एक्स पोस्ट फैक्टो में सेल्फ सिलेक्शन होता है, रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, चुनना ही पड़ता है या सिलेक्शन के बेस पर होता है। और क्या होता है? और ये होता है कि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का लेवल जो है वो ज्यादा होता है और एक्स पोस्ट फैक्टो में कम होता है। और कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो हाई डिग्री का कोरिलेशन है उसके बेस पर ही कॉज एंड इफेक्ट को मान लिया जाता है। तो ये अंतर है। एक और बात इसके बारे में ये कही जाती है कई बार कि ये मैथडोलॉजिकल बेस पर कितने तरीके के हो सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है। तो सामान्य रूप से एक वेरिएबल का एक वेरिएबल से संबंध हम देखते हैं तो ये सिंपल एक्स पोस्ट फैक्टो होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स वाला। कॉम्प्लेक्स में होता है कि जब दो वेरिएबल का दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ में मल्टीपल कोरिलेशन के बेस पे जिनको निकाला जाता है वो। इसी डिफरेंस को या इसी मैथडोलॉजिकल जो वेरिएशन है इसके आधार पर कर्लिंगर ने ये कहा है कि ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्चेज होती है ये तीन मैथडोलॉजी को ये फॉलो कर सकती है या करती है। एक तो बहुत बड़े सैंपल पर बेस्ड हो, एक छोटे सैंपल पर बेस्ड हो और एक अल्टरनेटिव टेस्टिंग पर बेस्ड हो, वो भी हो सकते हैं। तो तीन तरीके इन्होंने इसके बताए। अब थोड़ी सी बात कर लें इसके गुण दोषों की कि इसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। पहली बात तो ये है, गुणों की बात पहले कर लेते हैं। एक तो सोशल साइंसेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सोशल साइंस की जो इवेंट्स होती है, जो वर्तमान समय की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके कारणों की खोज करने में मानव की हमेशा जिज्ञासा रही, तो वो उनके कारणों के पीछे जाता है। तो सोशल साइंसेज में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इसमें खोज करती है। इसमें वर्तमान से भूत की यात्रा की जाती है। आज जो है उसका कारण क्या है, पीछे उनकी तरफ जाना जाता है। इससे हमें रियलिटी ऑफ लाइफ भी समझ में आ जाती है और वेरिएबल्स का रिलेशन भी हमें समझ में आ जाता है। साथ ही साथ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आगे की रिसर्चेस में, दूसरी रिसर्चेस में हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्योंकि सब जगह हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो जहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है उन जगहों पर ये एक्स पोस्ट फैक्टो इंपॉर्टेंट है। अब इसकी समस्याएं क्या हैं? तो समस्याएं भी इसकी दो तीन मैंने अभी पहले ही बता रखी है कि इसमें साफ मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं हो सकता है, इसमें परिणामों की गलत व्याख्या विवेचना हो सकती है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं ठहराया जा सकता और ये कम वैध और विश्वसनीय होता है। ये बात हुई साहब।
एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि ये पोस्ट हॉक फैलेसी का क्या मतलब। पोस्ट हॉक फैलेसी, ठीक है, पोस्ट हॉक फैलेसी का मतलब ये होता है कि हाई डिग्री कोरिलेशन को जब हम कॉज एंड इफेक्ट के रूप में समझ लेते हैं या मान लेते हैं, ठीक है, पोस्ट हॉक फैलेसी कहलाती है। हम ये मान लेते हैं कि जब दो चर साथ साथ घटित हो रहे हैं और बार बार से घटित हो रहे हैं तो एक कारण है और दूसरा परिणाम। बात समझ आ गई? हाई लेवल, हाई डिग्री कोरिलेशन को कॉज एंड इफेक्ट के रूप में मान लेना ही पोस्ट हॉक फैलेसी कहलाता है। नहीं कार्य कारण का संबंध पर मान लिया था, ठीक है, ये होती है पोस्ट हॉक फैलेसी जो कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के साथ में या एक्स पोस्ट फैक्टो के साथ जुड़ी हुई है और ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस रिसर्च के साथ जुड़ी हुई। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।